हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स अपने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मंडल कमीशन का एक बार पूरा रिवीजन कर लिया था और हमने इसमें देखा था कि जो 1992 का जो मंडल केस था जिसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1992 के नाम से भी जाना जाता है, उसमें उस मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजंस दिए थे, क्या क्या रूलिंग्स दी थी, इसको भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बार रिवाइज कर लिया था। तो स्टूडेंट्स अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो गई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया मंडल केस 1992 के बाद, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेती है एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम इसमें एक और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपने आज के इसी लेक्चर में, वो है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनमें क्या है, उनके लिए क्या है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है वो कैसे किया गया है उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट में क्या क्या एक्शंस किए, क्या क्या डिसीजंस लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए आफ्टर द मंडल केस 1992। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दे दी, अपना जजमेंट दे दिया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए इसको हम देखते हैं रिजर्वेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने उस टाइम पे एक रामनंदन कमेटी को अपॉइंट किया इस चीज़ के लिए कि ओबीसी में जो भी क्रीमी लेयर के जो पर्सन हैं उनको क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। ओबीसी में क्या है, जो क्रीमी लेयर आती है, जो स्टैंडर्ड एक पर्सन की एक कैटेगरी है जो कि क्या है पहले से ही डेवलप्ड हैं, उनको क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए। उसके लिए क्या बनाई गई, रामनंदन कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को सबमिट की वो की थी 1993 में। ठीक है, ये रामनंदन कमेटी किस लिए बनाई गई थी कि जो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर के पर्सन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई गई थी, ताकि उनको क्या है, उनको जो 27% का जो जॉब में रिजर्वेशन है उस कैटेगरी से क्या कर दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए, उनको बेनिफिशियरी नहीं माना जाए। तो ये जो रामनंदन कमेटी होती है ये 1993 में क्या करती है, गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है जिसे कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, पहला एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा उसके बाद यही लिया गया सबसे पहले कि एक रामनंदन कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया। किस चीज़ के लिए, जो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है, जो स्टैंडर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे कि ये जो स्कीम है 27% ऑफ रिजर्वेशन की ओबीसी में, वो क्या है, गरीब से गरीब, पुअरर ऑफ द पुअर के पास क्या है वो स्कीम पहुंच सके, उसका लाभ उन तक मिल सके। और जो लोग ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, एडवांस्ड सेक्शन ऑफ पीपल हैं, क्रीमी लेयर ऑफ पीपल हैं, उनको क्या किया जाए, इससे एक्सक्लूड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एक्शन क्या लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्या होता है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसे एनसीबीसी भी कहा जाता है, एनसीबीसी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एस्टैब्लिश किया जाता है 1993 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। कब किया जाता है, 1993 में। और इसको इसलिए बनाया जाता है, इसको ये ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो भी जॉब रिजर्वेशन है उसमें क्या है कि पहले तो ये कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस में ये किया जाए कि जितने भी अंडर इंक्लूजन की प्रॉब्लम है, ओवर इंक्लूजन की प्रॉब्लम है या फिर नॉन इंक्लूजन है किसी भी क्लास के सिटीजन का, किसमें, बैकवर्ड क्लास में, जैसे कि कौन कौन सी कास्ट हैं, कौन कौन से टाइप के लोग हैं जो कि क्या हैं, जिनको कि बैकवर्ड क्लासेस के कैटेगरी के अंदर रखा जाना है, या फिर किन लोगों को एक्सक्लूड करना है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स आएंगी उन सबको कौन देखेगा, उन सब का जो एग्जामिनेशन है उन सबको कौन सॉल्व करेगा, उन मैटर्स को सॉल्व किया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा, जिसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है,
जो कि क्या थी, पहले क्या थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 1993 में एनसीबीसी को बनाया गया था। और इससे कहा गया कि ये बैकवर्ड क्लासेस में जो भी पर्सन क्या होगा, इंक्लूड होगा, जो भी कास्ट जिनको इंक्लूड करना है, जिनको एक्सक्लूड करना है, ये सब देखना किसकी जिम्मेदारी होगी, वो सब जिम्मेदारी दी गई थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, ताकि जो क्या है, जो प्रॉपर लोग हैं, जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं बैकवर्ड क्लासेस के, उनको क्या दिया जा सके, उनको क्या है 27% का जॉब में क्या है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने देखे। एक तो रामनंदन कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है, ताकि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया जाए ओबीसी में से, पहला स्टेप ये लिया गया। और दूसरा स्टेप लिया गया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया 1993 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 आया, ठीक है, 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 आया, कि जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी, ये एनसीबीसी थी, जिसको कि हमने क्या किया था 1993 में पार्लियामेंट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसको क्या दे दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया। जबकि अभी तक क्या थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। किसके थ्रू दे दिया गया, 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू इस कमेटी को, एनसीबीसी को, जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको क्या दे दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया। और साथ ही स्टूडेंट इस कमीशन के जो फंक्शंस हैं उनको भी क्या कर दिया गया, इनलार्ज कर दिया गया, फंक्शंस को भी इंक्रीज कर दिया गया। अब इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई, ताकि क्या किया जाए, जो बैकवर्ड क्लासेस के जो पर्सन्स हैं उनको क्या है डेवलपमेंट उनका किया जा सके और उनका जॉब्स में क्या है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसके लिए क्या हुआ कि जो ये 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू जो ये एनसीबीसी थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल डाला गया, नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, जिसे कि कहा जाता है आर्टिकल 338B। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, जो कि ये 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 था, जिसने कि एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को क्या दे दिया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया था। इसमें क्या किया गया, एक नया आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 338B। ठीक है, उससे पहले स्टूडेंट्स जो इसमें एक चीज़ आपको मैं ये समझा दूँ कि जो ये आर्टिकल 338 था, इसके थ्रू क्या प्रोविज़न किया गया था, जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसमें ये बताया गया था कि क्या होगा। पहले क्या था कि जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट थी और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब थी, ये दोनों क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है, ये कहा गया था, जो आर्टिकल 338 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि क्या होगा, इन दोनों के लिए क्या होगा, स्पेशल ऑफिसर होगा। ठीक है, पहले क्या थी, ये एक ही में थी, लेकिन बाद में इसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो आर्टिकल 38 ये कहता है कि स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कहा जाता है आर्टिकल 338 में। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आता है, उसके बाद आता है आर्टिकल 338A। ये तो हम किसकी बात कर रहे थे अभी, आर्टिकल 338B की। तो इससे पहले क्या आया होगा, आर्टिकल 338A। तो स्टूडेंट्स जो ये आर्टिकल 338A आया था, यानी ये क्या है, इसमें भी अमेंडमेंट करके ये बनाया गया। इसमें ये प्रोविज़न लाया गया स्टूडेंट्स कि क्या था, पहले जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब थी, ठीक है, पहले आर्टिकल जब 338 आया था स्टार्टिंग में, तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक ही नेशनल कमीशन हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जब ये आर्टिकल
338A आया तो इसके थ्रू क्या कर दिया गया, जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब थी, इसको इसको दो सेपरेट कमीशंस में क्या कर दिया गया, बाई पार्ट कर दिया गया, अलग अलग दो कमीशन बना दी गई, ठीक है, जो कि फरवरी 2004 से क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया। कब से, फरवरी 2004 से। क्या हुआ कि अब ये पहले तो क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब SC और ST क्या थे पहले, वो थे एक ही में, ठीक है, जब स्टार्टिंग में आर्टिकल 338 आया था। लेकिन जब आर्टिकल 338A आता है तो क्या होता है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है और अब क्या है, दो संस्थाएं बना दी जाती हैं। एक बना दी जाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बना दी जाती है। दूसरी बना दी जाती है नेशनल कमीशन फॉर, कौन सी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये किसके थ्रू बना दी जाती है, आर्टिकल 338A के थ्रू, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा। ये कब आता है, 2003 में। जो ये आर्टिकल 338A है, इसको कब लाया जाता है, 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा, ठीक है। इसका प्रोविज़न आता है जिसमें कि ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, दोनों को ही अलग अलग बॉडी बना दिया जाता है, जिसमें कि क्या होता है, दोनों बॉडीज़ में एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और क्या होते हैं, 3 अदर मेंबर्स होते हैं। पहले का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। लेकिन जब ये आर्टिकल 338B आया तो इसके द्वारा जो ये नेशनल कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी, ठीक है, जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी, उसके द्वारा क्या किया गया, उसको क्या कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्या करा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया। उसके लिए क्या आर्टिकल इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 338B, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या किया था गवर्नमेंट ने कि जो रिजर्वेशन में जो प्रमोशन है, ठीक है, उस चीज़ में जो सुप्रीम कोर्ट की जो चीज़ें हैं उसको नलीफाई करने के लिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या लाती है, 77th अमेंडमेंट एक्ट लाती है, जो कि 1995 में लाया जाता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग करती है, अपना डिसीजन देती है, जो कि किससे रिलेटेड था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को नलीफाई करने के लिए क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो क्या लाती है, 77th अमेंडमेंट एक्ट को 1995 में इनेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसके थ्रू, जो ये क्या है 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 है, इसमें ये प्रोविज़न दिया जाता है कि जो आर्टिकल 16 था उसके थ्रू क्या किया जाता है कि आर्टिकल 16 में एक नए प्रोविज़न को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, आर्टिकल 16 में एक नए प्रोविज़न को ऐड किया जाता है, जो कि क्या होता है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसमें जो ST और SC के प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 16 में क्या है, एडिशन किया जाता है, ठीक है, जो किया जाता है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A में। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है 85th, उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, गवर्नमेंट के द्वारा क्या लाया जाता है, 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 को लाया जाता है, ठीक है। इसको लाती है, जो क्या करता है, वो एक कॉन्सेप्ट देता है जिसे कि कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ठीक है।
कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन केस ऑफ प्रमोशन, जो कि प्रमोशन से ही रिलेटेड होता है। किसके लिए? जो भी एससी और एसटी के जो भी क्या है पब्लिक सर्वेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या किया जाता है? 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 के द्वारा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। किसके लिए? जो एससी एसटी के जो मेंबर्स हैं, जो भी पर्सन्स हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, उनके लिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मीन्स ये होता है स्टूडेंट्स की क्या था कि जैसे मान लीजिए कि कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन है और कोई क्या है कि एससी या एसटी, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी का है। मान लीजिए एसटी का भी हो सकता है या फिर एससी का भी होता है। तो मान लीजिए क्या है कि 2022 के एग्ज़ाम में क्या है, 2022 का जो नोटिफिकेशन निकलता है एग्ज़ाम का यूपीएससी का, उसमें क्या है कि ये जनरल कैटेगरी का और ये एससी का, मान लीजिए कोई भी एससी का पर्सन है, ये क्या है, दोनों ही पर्सन क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। जो 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या है, दोनों ही क्या है एग्ज़ाम देते हैं और उसमें क्या होते हैं, यूपीएससी में दोनों ही सेलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा कि जो ये जनरल कैटेगरी का पर्सन होगा और जो ये एससी कैटेगरी का पर्सन होगा, दोनों तो क्या होंगे, बैचमेट कहलाएंगे, एक ही बैच के कहलाएंगे। और किस बैच के कहलाएंगे? जिस वर्ष के, जिस ईयर के नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या किया होगा, एग्ज़ाम को पास किया होगा, या जिस वर्ष उन्होंने क्या किया होगा, फॉर्म फिल किया होगा, वो डेट आती है, ठीक है। तो वो ईयर कौन सा होगा? 2022। तो उसके लिए हमने उसको क्या कहा जाएगा कि दोनों क्या है, किस बैच के हैं, 2022 के हैं। लेकिन जब प्रमोशन होगा तो ये कहा गया है कि जो ये एससी या एसटी कैटेगरी का पर्सन है, उसको क्या कैंडिडेट है, उसके लिए क्या प्रोविज़न है कि उसको क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दे दी जाएगी, ठीक है। उसको क्या, उसका जो प्रमोशन होगा वो क्या हो जाएगा, उससे जनरल कैटेगरी से जल्दी हो जाएगा। कुछ उसको स्पेशल प्रोविजंस हैं तो वो क्या होगा, उसका सीनियर हो जाता है। तो वैसे तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम बैच के होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या है, जब प्रमोशन की बात आती है तो ये एससी या एसटी कैटेगरी के जो होते हैं, इनको क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के थ्रू क्या है, इस जनरल कैटेगरी से क्या होता है, जल्दी उसके लिए ईजी प्रोविजंस होते हैं और उसको क्या मिल जाती है, सीनियरिटी मिल जाती है। तो अब ये क्या है कि ये इसका जनरल कैटेगरी वाला ये क्या हो गया, कैंडिडेट इसका जूनियर हो गया, जबकि इनका जो बैच था वो क्या था, सेम था। तो यही कॉन्सेप्ट जो है ये क्या कहलाता है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी कहलाता है, जो कि 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 के थ्रू आया था, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। किसके लिए? फॉर प्रमोशंस में, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, किसमें, एससी और एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उनको दी जाएगी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। The ruling with regard to backlog vacancies was nullified by the 81st Amendment Act of 2000। स्टूडेंट्स जो हमने अपने उसमें जो मंडल केस में पढ़ा था 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था, जो अपनी रूलिंग दी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न दिया था, उनके लिए प्रोविज़न दिया था कि क्या करना होगा उनको, उनके लिए बनाया था एक प्रोविज़न जो कि कहलाया था कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रूल, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर, और एक कंडीशन दी गई थी ये कि ये 50% वाला जो रूल है वो क्या है, अगर आप रिजर्वेशन देंगे तो टोटल रिजर्वेशन में कभी भी ये कंडीशन वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल दिया था, कैरी फॉरवर्ड रूल दिया था, जो कि मैंने आपको 2 बार कम से कम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक समझा दिया है, ठीक है। अगर कैरी फॉरवर्ड रूल को तब अभी भी समझ में ना आया हो तो एक बार क्या है, आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या, तो ये जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है,
सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को भी नलीफाई कर देती है, उसको भी क्या कर देती है, नलीफाई कर देती है, उसको भी शून्य घोषित कर देती है, उसको भी कैंसिल कर देती है। और उसके लिए क्या लाती है, 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 लाती है। मीन्स वह सुप्रीम कोर्ट की इस बात को नहीं मानती है, ठीक है। वो फिर क्या होता है, इसमें ये प्रोविज़न किया जाता है जो 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 है, कि इसके थ्रू एक ऐसा प्रोविज़न लाया जाता है कि आर्टिकल 16 में एक नया एडिशन किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि स्टेट को क्या है, स्टेट को पावर है, स्टेट क्या कर सकता है, जो भी अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं किसी भी ईयर की, उनको क्या करेगा, जो कि रिजर्वेशन के लिए थी लेकिन क्या है बच गई थी, जैसा कि बैकलॉग वैकेंसीज हम उनको कह रहे थे, उनके लिए क्या कर सकता है स्टेट। इसमें आर्टिकल 16 में एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया कि वो क्या करेगा, उनको एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर कर देगा, ठीक है, उनको स्पेसिफाई कर देगा एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। और उनको उनके अकॉर्डिंग क्या है, नेक्स्ट आने वाले सक्सीडिंग ईयर्स में उनको क्या है फिल करते रहेगा, ठीक है, फिल करते जाएंगे जैसे भी उसमें जो भी सीट्स होंगी उस अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, अलग से क्या है सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज बना दी गई। अब ऐसा नहीं कहा गया कि आप नेक्स्ट ईयर में जो वैकेंसीज आ रही हैं उन रिजर्व क्लास की उनमें एडिशन करेंगे, जबकि वहाँ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने मंडल केस में क्या रूलिंग दी थी, उन्होंने दिया था कैरी फॉरवर्ड रूल, यानी नेक्स्ट ईयर के जो भी जजमेंट होंगे उनमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन लगा दी थी कि वो 50% का जो है क्राइटेरिया है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए टोटल रिजर्वेशन का, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 लाया गया, उसके थ्रू आर्टिकल 16 में एक नया प्रोविजन जोड़ दिया गया, जिसमें ये कहा गया, जो ये कहता है कि स्टेट क्या है, इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड है, इस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड है कि वो क्या कर सकता है, कि जो भी क्या है खाली पड़ी हुई, यानी बैकलॉग वैकेंसीज हैं, अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं, किसी भी एक साल की, किसी भी एक ईयर की, उनको क्या किया जा सकता है, उनको एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज बना दिया जाएगा। और उनको उनमें फिर क्या है, नेक्स्ट जो फर्दर ईयर्स हैं, सक्सीडिंग ईयर्स हैं, उनमें क्या किया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग उनमें उनको क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा, ठीक है, उसमें कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, तो इसने क्या कर दिया, 50% ऑफ जो क्राइटेरिया था, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उनने इस क्राइटेरिया को, इस 50% की सीलिंग को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। such class of vacancies are not to be combined with the vacancies of the year in which they are being filled up to determine the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। ये कहा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको क्या करोगे आप, नेक्स्ट ईयर की जो भी वैकेंसीज आएंगी रिजर्व कैटेगरी की उनमें ऐड कर दोगे, लेकिन क्या है 50% का क्राइटेरिया भी लगा दिया था। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने किया कि क्या है, अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उन वैकेंसीज़ को हम, जो भी बच गई हैं हमारी अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं, जो भी हमारी बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं, उनको हमें अदर वैकेंसीज़ के संग किसी भी साल में, नए ईयर में कोई भी एडिशन कंबाइन करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहा गया, ठीक है। किसी अदर वैकेंसीज़ के संग कंबाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमने क्या कर लिया है, एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज़ बना ली है, और उसके थ्रू उन आने वाले सक्सीडिंग ईयर्स में उनको क्या है, अपने आप ही उसमें से रिक्रूट कर दिया जाएगा या उन वैकेंसीज को फिल कर दिया जाएगा। और इसके थ्रू क्या कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो 50% का सीलिंग थी रिजर्वेशन में, जो बैकलॉग वैकेंसीज के लिए, उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो जो तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया, 76 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 हैज़ प्लेस्ड द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 इन 9th शेड्यूल। क्या हुआ स्टूडेंट्स कि तमिलनाडु में क्या हुआ, 1994 में एक रिजर्वेशन एक्ट आया, जिसको कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 76 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 के थ्रू लाया गया,
ठीक है। क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 76 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 को लाया गया। उसके थ्रू क्या किया गया, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 को क्या किया गया, 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, फिर से समझिए इसको। जो ये 76 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 94 है, इसके थ्रू जो तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन एक्ट था 1994 का, उसको क्या कर दिया गया, 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी रूल क्या है, अगर 9th शेड्यूल में चला जाता है, 9th शेड्यूल में उसको लॉ को रख दिया जाता है, तो फिर उस पर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था पहले तक। ये था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट। उन्होंने भी, तमिलनाडु ने ऐसा क्यों किया, तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन एक्ट था, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया ताकि उसे जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया जा सके। मीन्स कि उस पर क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का क्या हो, जुडिशियल रिव्यू ना किया जा सके। जुडिशियल रिव्यू मीन्स कि उस पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, उसको फिर से एग्जामिन करेगा कि क्या कोई इसका प्रोविज़न जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को कहीं वॉयलेट तो नहीं करता है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो इसी प्रोविज़न को क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की चेकिंग में अगर कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकल जाता है या उसमें कोई क्या है, कमियां पाई जाती हैं, तो उस लॉ को क्या कर दिया जाता है, वॉयलेट कर दिया जाता है, उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। इसीलिए ये तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 में ये क्या करते हैं कि अपने इस एक्ट को, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 को 76 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 के थ्रू इसको 9th शेड्यूल में डाल देते हैं ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना किया जा सके। जबकि जो स्टूडेंट्स, ये जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 था, इसमें प्रोविज़न क्या था, इसमें ये कहा गया था, जो ये तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 है, इसमें ये कहा गया था कि इसमें जो भी तमिलनाडु स्टेट के जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहाँ में क्या होगा, वहाँ पर 69% का रिजर्वेशन वहाँ के जो स्टेट्स में जो भी क्या है SC ST हैं, उनको क्या दिया जाएगा, उनको क्या है, उनके लिए 69% का, वहाँ के जो भी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 69% की जो है सीटें रिजर्व्ड होंगी, जिसमें से कि 50% जो सीटें हैं, ठीक है, जिसमें कि तमिलनाडु की बात हो रही है, 50% जो सीटें थी वो किसके लिए थी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी, और 18% किसके लिए थी, 18% थी SC के लिए थी, SC के लिए रिजर्व कर दी गई थी। और साथ ही जो 1% थी वो वहाँ पे किसके लिए रिजर्व है, 1% जो है वो SC के लिए रिजर्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1% किसके लिए है, SC के लिए। और टोटल ये कितना परसेंट उन्होंने रिजर्वेशन किया है जॉब में, 69% रिजर्वेशन किया है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पे इस चीज़ को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि टोटल आप जो जॉब में जो रिजर्वेशन देंगे वो क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नहीं माना और उसको क्या कर रखा है, 69% ऑफ रिजर्वेशन दे रखा है गवर्नमेंट जॉब्स में वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, जिसमें ये कहा गया था कि 50% की सीलिंग होगी, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, ये कहा गया था। तो बस यही समझाने का था इसमें मेन ऑब्जेक्टिव कि जो ये तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 है, इसने क्या प्रोविज़न लाया कि अपने स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है कि वहाँ पे जो भी रिजर्वेशन है वो क्या है, स्टेट सर्विसेज में 69% रिजर्वेशन दिया जाता है SC ST को। ठीक है, और जो भी हैं तो, लेकिन एक क्या थे वहाँ पर जो एक KM विजयन थे, उन्होंने क्या किया, इस जो ये तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट है, इस चीज़ का उन्होंने क्या किया था, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ है उसको वॉयलेट करता है। ठीक है, और उसके बाद
जो अभी क्या है लास्ट टू लास्ट ईयर जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि क्या होता है, नीट का टेस्ट होता है, उसमें भी क्या कहा गया, उसमें जो तमिलनाडु थी वहाँ से क्या कहा गया, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हमारे यहाँ तो जो रिजर्वेशन है वो 69% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो क्या है, हमको क्या है, रिजर्वेशन का राइट दिया जाना चाहिए, क्या है, ऐसी रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई तमिलनाडु स्टेट की तरफ से। लेकिन क्या हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया, और ये कहा गया कि क्या है, जो ये क्या है, जो रिजर्वेशन है, ठीक है, ये कहा गया कि जो रिजर्वेशन है, जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन है, ये क्या है, ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, उसी स्टेट के द्वारा दिया जाएगा जहाँ पर की क्या हो, इसकी ज़रूरत हो। अननेसेसरी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है कास्ट बेसिस पर, ठीक है। और ये कहा गया कि इसके लिए क्या होगा, रिजर्वेशन देने का जो प्रोविज़न है वो नहीं दिया जाएगा। ये कहा गया कि रिजर्वेशन क्या है, किसी भी पर्सन का क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्या है कि ये वहाँ की क्या है, सोशल कंडीशन को देख के किसी भी स्टेट की या किसी भी प्लेस की, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों को ये दिया जाता है, ताकि उनकी जो कंडीशन है उसको क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके। इसीलिए ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने कहा था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस रेट को क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि आपकी रेट जो है इसको क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि क्या है कि आप तभी करते ये जब क्या है, अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट्स होते, जबकि जो रिजर्वेशन है वो क्या है, किसी का भी फंडामेंटल राइट नहीं है। ये स्टेट के द्वारा क्या है, पब्लिक वेलफेयर में बनाया गया क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बताएगा कि कौन सी कैटेगरी किस चीज़ में आती है, ठीक है। या फिर इसके लिए जैसे अभी अलग अलग चीज़ के लिए जैसे हमने क्या है, एनसीबीसी बनाया है, तो वो चीज़ बताती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कि इसमें क्या है, कौन कौन से कैटेगरी के लोग जो हैं वो ओबीसी में आ सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कास्ट हैं जिनको इंक्लूड करना चाहिए, क्या है, जो सोशली बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे डेवलप्ड लोग हैं, क्रीमी लेयर के लोग हैं जिनको ओबीसी की कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, उनको भी क्या है, इस रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जा सके। बेसिकली ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी रूलिंग में कि रिजर्वेशन क्या है, किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये इसके प्रोविज़न किए जाते हैं वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, उनकी कंडीशंस और सिचुएशन को देखते हुए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की इसको। और उसके बाद लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कि क्या है, हमारा क्या है, इस चैप्टर इसका दूसरा टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। आई होप कि ये जो पिछला टॉपिक है ये आपको समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि अभी हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ लिया था स्टूडेंट, मैंने एक्चुअली ये एम लक्ष्मीकांत की बुक में ये प्रोविज़न दिया हुआ है अलग से, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई चीज़ छोड़ी ना जाए, तो मैंने इसको दोबारा यहाँ पे कंक्लूड किया है, वरना इसमें कोई ऐसा सिर्फ एक ये टेक्निकल और ये साइंटिफिक पोस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नया है, वरना हमने ये आर्टिकल 15 में ही इसको स्टडी कर लिया था, ठीक है। कि जब हमने पढ़ा था कि सबको क्या है 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू क्या किया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी क्या है 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया था। इसमें यही प्रोविज़न है किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो कि क्या है, ऐसे पर्सन हैं जो क्या है हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं और किसी भी रिजर्वेशन का वो क्या है बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, किसी भी रिजर्वेशन की स्कीम में, SC ST OBC इनमें से अगर किसी भी रिजर्वेशन की स्कीम में वो फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं से उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर वो क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी के अंदर क्या है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उनको जॉब में ये 10% का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा।
और स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो ये 10% रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जो भी सिविल पोस्ट हैं या फिर जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, जितने भी स्टेट सर्विसेज हैं या सिविल सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें, ठीक है, तो ये किसके थ्रू किया गया, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जो भी अमेंडमेंट एक्ट है, चाहे वो एनसीबीसी के लिए 102nd अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 हो, इसको आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स इसमें यही कहा गया है, जैसा कि हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि इसके लिए क्या था कि सिर्फ उन्हीं को क्या किया जाएगा, उन्हीं को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा जो कि क्या होंगे, जो किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन जो कि SC ST OBC के लिए हो उनका बेनिफिट ना ले रहे हो, ठीक है, उनको ही जॉब में 10% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा जिनको कि अभी किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हाँ, ये एक प्रोविज़न है जो आपको पहले हमने नहीं पढ़ा था, इसमें ये पढ़ना है कि जो ऐसे लोग जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या है, कुछ जगहों पर रिजर्वेशन का एक्सेप्शन है, कुछ जगह पर रिजर्वेशन नहीं है। जैसे कहाँ कहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन नहीं है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जैसे क्या है, इसरो है, ठीक है, इसरो है जो कि क्या है, साइंटिफिक और टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मतलब जो काफ़ी जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि इसरो है, ठीक है, और क्या है दूसरा, DRDO है, इसरो है, DRDO है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो ये ऐसे जो भी सेंटर हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए क्या है, कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बेसिस पर कोई भी क्या है रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट में। तो यही इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या है, द साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस रिजर्वेशन। ये कहा गया है कि कुछ ऐसी साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट हैं जो कि क्या है, इन सभी कंडीशंस को फॉलो करती हैं, उनको क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उस कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, फिर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जो 10% का रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा। कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है, जैसे कि द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबव द लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए ऑफ सर्विसेज। अगर कहीं भी कोई पर्सन है जो कि क्या है, ग्रुप ए की सर्विसेज में है, ग्रुप ए की सर्विसेज से कंसर्न है, उसमें क्या है, इंक्लूड है, ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉयड है ग्रुप ए की सर्विसेज में इंडिया में, तो क्या है, उसको इस रिजर्वेशन का क्या है, बेनिफिट नहीं दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का होते हुए भी, ठीक है, उसके लिए यह ग्रुप ए की सर्विसेज में है वो। दूसरा पॉइंट है कि अगर वो क्या है, वो सर्विस क्या हो, वो क्लासीफाई हो एज ए साइंटिफिक और टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर 1961। ये कहा गया है कि अगर वो सर्विस क्या हो, वो साइंटिफिक और टेक्निकल जो टर्म है वो क्या हो, कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर 1961 में अगर उसको क्लासीफाई किया गया हो तो वो उस पर्सन को भी क्या नहीं मिलेगा, उसको भी ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जो 10% का रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा, जिसमें कि ये कहा गया है, जो ये कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर है 1961 का, इसमें कहा गया है कि जो भी साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट हैं, ठीक है, फॉर विच क्वालिफिकेशंस इन द नेचुरल साइंस, जिसमें कि क्वालिफिकेशन क्या है, नेचुरल साइंस हो या फिर क्या हो, एग्जैक्ट साइंसेज हो या फिर अप्लाइड साइंसेज हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, आर प्रेस्क्राइब्ड एंड द इनकम्बेंट्स ऑफ विच हैव टू यूज़ दैट नॉलेज, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पहले से ही इस नॉलेज इस तरीके से काम कर रहा हो और पहले से ही क्या हो, उसमें वो इंक्लूडेड हो, नॉलेज इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, ठीक है, उसको क्या होगा, उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। ये कहा गया कि ऐसे जो भी पर्सन है उनको क्या है, जो कि सेक्रेटरीट और टेक्निकल जो है इस टर्म्स में जो ये टर्म दिया गया है किसका, कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर 1961 का, अगर उसमें क्लासीफाई किया गया है तो उसमें से उसको क्या किया जाएगा, उसको फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की कैटेगरी के अंतर्गत जो ये 10% का रिजर्वेशन है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है इस प्रोविज़न में। और जो इसका लास्ट प्रोविज़न है वो है कि द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च
कंडक्टिंग रिसर्च और फॉर ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च। ये कहा गया है अगर कोई भी क्या हो, कोई भी पर्सन ऐसी पोस्ट में इंक्लूड हो कि जहाँ पे वो क्या कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, ठीक है, रिसर्च कर रहा हो या फिर ऑर्गेनाइजिंग के लिए वर्क कर रहा हो, ठीक है, गाइडिंग के लिए कर रहा हो, किसी को निर्देशन में निर्देश देने के लिए काम कर रहा हो, और क्या है, डायरेक्टिंग रिसर्च या फिर रिसर्च के कामों को आगे बढ़ा रहा हो। ये सब जो भी हैं, ये जितनी भी रिसर्च से रिलेटेड जो भी हैं पोस्ट, उन सब को, जैसे कि क्या है, रिसर्च को ऑर्गेनाइज कराता हो, रिसर्च में गाइडिंग प्रोवाइड कराता हो, या फिर क्या है, रिसर्च को क्या करता हो, डायरेक्ट करता हो कि जो भी क्या है, रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्या है पोस्ट वगैरह हैं उन पर वो क्या हो, वहाँ पर वो इनएक्ट हो या वहाँ पर वो वर्क करता हो, एम्प्लॉयड हो, तो उस पर्सन को क्या है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% का जो रिजर्वेशन है उससे उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको उससे हटा दिया जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिए एक्सेप्शंस टू रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इनमें क्या होगा, इनमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं जिनमें कि रिजर्वेशन क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% का रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको पूरा समझ लिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 17 जो कि है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।